नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम 6 क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं हमारे बाजार। हालांकि हम जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारे चैप्टर हमें पढ़ने हैं, लेकिन ये बीच में कुछ अलग हटके थोड़े टॉपिक हैं, तो ये भी हम साथ में पढ़ेंगे। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हमारे बाजार। और लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि राष्ट्रीय गीत भारत का कौन सा है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ध्यान से आंसर दीजिएगा, मुझे पता है इसमें भी कई गलत जवाब देंगे, अच्छे से सोच के जवाब दीजिएगा। हमारे बाजार। एक अकेला व्यक्ति अपने जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता। सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर रहा है, हालांकि इसके स्वरूप में परिवर्तन और विस्तार होता रहा है। प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम थी। वह अपने आसपास के लोगों से ही अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता था। वह दूसरों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं देता था और बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त कर लेता था। जैसे कि किसान अपने खेत में पैदा अनाज के बदले अपनी आवश्यकता का सामान प्राप्त करता था। वह अनाज के बदले में जुलाई से कपड़ा, लोहार से औजार और कुम्हार से बर्तन प्राप्त करता था। तो ये बेसिक सी चीजें हैं कि सभ्यता के प्रारंभ से ही जो मनुष्य है वो हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहा है। एक व्यक्ति जो है वो सब चीज नहीं लगा सकता था। जैसे अनाज वगैरह है, कोई किसान है तो वो उसका काम था अनाज उत्पन्न करना। बाकी जैसे जुलाय है, उसका काम जो था कपड़ा बनाना, लोहार से औजार, कुम्हार से बर्तन प्राप्त करना। तो इस प्रकार वस्तु के बदले वस्तु देकर के एक दूसरे की आवश्यकताएं जो पूरी की जाती थी। यह प्रणाली वस्तु विनिमय कहलाती है। एक ही स्थान पर रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं को इसी प्रकार से पूरा करते थे। ये एक चित्र में दिखाया है कि कैसे वस्तु विनिमय है। इस आदमी के हाथ में है टमाटर और दूसरे के हाथ में अनाज है, और ये इससे जो है चेंज कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। ये इसको टमाटर देगा और ये जो है ये क्या करेगा, इसको अनाज ही देगा। तो पहले देखिए ये वस्तु विनिमय ही था। और जब अंग्रेज आए थे, मैंने आपको पहले जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाले पहले के वीडियो देखे हैं उनमें मैंने आपको ये चीज समझाई थी। एक दिन कोई वीडियो था उसमें तो काफी डिटेल में समझाया था कि भारत के अंदर पहले गांव के मजबूत होने का कारण ये सब चीजें थी वस्तु विनिमय। एक गांव के अंदर है, अब उनकी जो आवश्यकताएं हैं लोग सब एक दूसरे से पूरी कर रही है। अब जैसे मैंने देखा है बचपन में कि जब खेत जाते थे तो जो मोची होता था उसको घर वाले जो हैं वो अनाज वगैरह दिया करते थे। मतीरेर, तरबूज, ये जो होते हैं, अनाज हो गया, बाजरा हो गया। और वो क्या किया करता था, जैसे कोई ये जो जूतियां होती है वो खराब हो गई या कोई कहीं से कुछ निकल गया तो वो कील ठोकर वो उसको ठीक किया करता था। ये क्या था, ये वस्तु विनिमय ही है। तो हालांकि वो सेवा दे रहा है अपनी, एक प्रकार से आप समझ जाओ इसको। तो अब आप किसी चीज के बदले में कोई चीज देना, तो वो है वस्तु विनिमय। और पहले गांवों के अंदर हर व्यक्ति एक दूसरे के इसी प्रकार से जो वस्तु विनिमय होता था। और इस कारण से गांवों की स्थिति इतनी मजबूत थी कि गांव आत्मनिर्भर थे। उस वक्त कहा जाता था, 17वीं 18वीं शताब्दी की बात है ये, कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर है। और भारत डिपेंड किस पे था, गांव पे। और भारत के गांव क्या थे, आत्मनिर्भर थे। उस टाइम जो यूरोपियन कंट्री के जो गांव थे, उन यूरोपियन कंट्री के गांव से भारत के गांव कहीं अधिक आत्मनिर्भर और खुशहाल थे। ये तो अंग्रेज आए जिन्होंने इन गांवों को खत्म कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मतलब गांव से जितना भी जो भी एक खेती को छोड़ करके और जितने भी छोटे मोटे जो काम करने वाले थे, जुलाहर, ये जो जितने भी नाम लिखे हैं, लोहार, कुम्हार, ये सब जो व्यवसाय थे, निजी व्यवसाय, इन सबको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। केवल एक ही व्यवसाय छोड़ा, खेती, जिस पर वो अपने मन मुताबिक, चाहे नील की खेती हो, चाहे अफीम की खेती हो या कोई और खेती हो, वो करवा सकें। और बाकी सब उन्होंने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, बंद कर दिया। तो भूखमरी की नौबत तक आ गई थी। जहां लोग खुशहाल होते थे, खूब चीजें जो दान दिया करते थे, उन लोगों की हालत ये हो गई थी कि उनके भूखमरी की नौबत आ गई थी। तो ये चीजें जो है थी। तो पहले वस्तु विनिमय खूब होता था। एक ही स्थान पर रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं को इसी प्रकार से पूरा करते थे। समय गुजरने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी
और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई नई वस्तुओं का निर्माण होने लगा। वस्तुओं के निर्माण की नई नई विधियां खोजी गई और जनसंख्या वृद्धि के साथ बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। कृषि और परंपरागत वस्तुओं के उत्पादन के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योगों में आवश्यकता की अनेक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। अब वस्तु के बदले वस्तु देने की प्रणाली के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाइयां आने लगी और धीरे धीरे लेन देन की एक नई प्रणाली विकसित हुई। मुद्रा के विकास के साथ ही मुद्रा के बदले वस्तुओं के लेन देन की सुविधाजनक प्रक्रिया जो है वो प्रचलित हुई। अब वस्तु के मूल्य के रूप में वस्तु न दी जाकर मुद्रा दी जाती है, इसे ही मुद्रा विनिमय कहा जाता है। ये परीक्षा में तो आपके पूछा भी गया है कई बार, हालांकि है बहुत सिंपल, लेकिन पूछा है कि वस्तु विनिमय क्या होता है और यह भी पूछा है कि मुद्रा विनिमय क्या होता है। यानी वस्तु का आदान प्रदान और इसमें होती है मुद्रा। यानी जो भी कोई भी आप वस्तु वगैरह लेते हैं, आप जैसे मार्केट से मान लीजिए आप 2 किलो आटा लेके आए, तो ऐसा थोड़ी है कि आप 2 किलो जो है घर से क्या लेके गए, टमाटर, दुकान वाले को कहा साहब जो आटा चक्की वाला है कि ये लो 2 किलो टमाटर लो, क्या क्यों, मुझे 2 किलो आटा दो इसके बदले में। ऐसा थोड़ी है, वो वहां से कहेगा भैया भागो यहां से, ये नहीं चलता, पैसे लाओ, पैसे पैसे पैसे। तो पहले वस्तु विनिमय था, धीरे धीरे समय के साथ साथ लोग खूब बढ़ने लगे, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो अब सबके पास कहाँ वस्तु है। ऐसा थोड़ी कि सबके पास वस्तु में तो वो वस्तु ही चलेगा। शहरों में रह रहे हैं लोग, गांव में भी रहते हैं, तो हर चीज नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या है, वस्तु के बदले में मुद्रा देना। तो आप पैसे दो और चीज ले। आधुनिक युग मशीनों का युग है। बड़े बड़े कारखानों में लगे मजदूर हमारी आवश्यकता की हजारों तरह की वस्तुएं तैयार करते हैं। आज व्यक्ति केवल अपने गांव, शहर या देश की ही नहीं बल्कि विदेशों में बनी वस्तुओं का भी उपयोग करने लगा है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था, परंतु मुद्रा विनिमय प्रणाली ने इसे संभव बना दिया है। तो सब मुद्रा का खेल है। आप ऑनलाइन चाहे कहीं की चीज हो, चाहे बाहर की हो, फॉरेन की हो, कहीं की भी, तो आप मुद्रा दो, पैसे दो, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट कटाओ। अब तो इतना धीरे धीरे इतना हो गया कि ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है सब चीजों का लगभग, कि आप ऑनलाइन पेमेंट दो और कोई भी वस्तु जो है वो खरीद सकते हो और वो कुछ दिनों में आपके घर पर आ जाती है। बाजार, हम बाजार जाते हैं और बाजार से अपनी आवश्यकता की बहुत सी चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब चीज की सूची बनाई जाए तो वह काफी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां की हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, मोहल्ले की दुकान, साप्ताहिक हाट, बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। तो ये बेसिक सी चीजें हैं समझने की। ये किताबें 6 क्लास के हिसाब से है, तो आप ऐसा मत सोचना कि साहब आपको इनमें ऐसा क्या दिख रहा है। ये छठी क्लास के हिसाब से किताबें हैं कि छठी क्लास के बच्चों को इन चीजों की जानकारी दी जाए, उनको समझाया जाए। तो इसको उस तरह से, तो ये देखें यहाँ अपने आस पड़ोस में आपकी ये दुकानें होती है, जो छोटी छोटी दुकानें मोहल्ले में, जैसे फिक्स दुकान होती है, आप वहीं से दूध वगैरह हमेशा लेते हो और आटा वगैरह लेना हो आप उसी दुकान से खरीदते हो। साप्ताहिक हाट वगैरह, जैसे मान लीजिए कई बार मार्केट लगते हैं, कहीं संडे को बड़ा मार्केट लगता है, फिर वो अगले दिन हट जाता है वहां से। कभी मंडे मार्केट लगता है, कभी कोई सा दिन होता है उस दिन मार्केट लगता है। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये बिग बाजार, ये विशाल मेगा मार्ट, ये इस प्रकार के, और शॉपिंग मॉल। तो कौन कौन से हैं मोहल्ले की दुकानें। बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज, पेन या फिर दवाइयों की दुकान से दवाइयां खरीदते हैं। नाई की दुकान पर अपने बाल कटवाते हैं और ड्राई क्लीनर से अपने वस्त्र धुलवाते और इस्त्री करवाते हैं। नाई व ड्राई क्लीनर हमें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इस तरह की दुकानें सामान्यतः पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। ये मोहल्ले की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। वे हमारे घरों के करीब होती है, अतः हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। दोस्तों, ये जो मोहल्ले की दुकानें हैं, अगर हकीकत में देखा जाए तो हमारा जो
मतलब एक आम व्यक्ति का जो डेली रूटीन है वो इन्हीं दुकानों से ही चलता है। लोगों को कई बार पसंद बड़े बड़े शॉपिंग मॉल आते हैं, हालांकि सामान लेते भी हैं लोग वहां से, लेकिन अभी जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ी चीज यही थी कि रोटी कपड़ा मकान। भाई आप, क्योंकि जब जान पर बनाई है, तो जब जान पर बना आई आती है तो सबसे पहले बेसिक चीजों की नीड होती है। आपको रोटी चाहिए, कपड़े हैं, और रहने के लिए क्या चाहिए? छत चाहिए। इतने हजारों की संख्या में मजदूरों ने पलायन किया, क्यों? क्योंकि वहां इनको ये नहीं मिल रही थी। रोजगार बंद हो गए, रोजगार समाप्त हो गए, ये चीज बंद हो गई, उनको वहां से पलायन करके अपने गांव की ओर जाना पड़ा। मकानों का क्या नहीं दे पा रहे थे? किराया नहीं दे पा रहे थे। तो यही चीजें हैं कि जो मोहल्ले की दुकानें होती है, ये हमारे डेली रूटीन की, हमारा सारा काम ही इनसे चलता है। वस्त्र, लोगों का जैसे वस्त्र धुलवाना हो, प्रेस करवाना हो, ये दवाइयां, कागज, पेन, स्टेशनरी, इन चीजों को आप हटा दीजिए तो बहुत सी चीजें आपकी लाइफ से हट जाएगी, आपका काम ही नहीं चलेगा इनके बिना। तो ये इतनी महत्वपूर्ण होती है ये। अब आता है साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह बाजार सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस तरह के बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। किसी एक निश्चित स्थान पर बहुत से व्यापारी एक निश्चित दिन खुले में दुकानें लगाते हैं और शाम होने पर उनको समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह लगाते हैं। ऐसे बाजारों को हाट बाजार भी कहा जाता है। साप्ताहिक बाजारों में रोजमर्रा की जरूरतों की बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसलिए कि इन बाजारों में एक ही तरह के सामानों की कई दुकानें होती है, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है। अतः खरीदारों के पास, तो ये एक चित्र है साप्ताहिक हाट बाजार का। जैसे मार्केट लगते हैं, अब यहाँ जो एक पास में एक जगह है बजाज नगर, जयपुर में, तो बजाज नगर के अंदर हमेशा मंडे मार्केट लगता है। तो मंडे मार्केट में इसी तरह से दुकानें लगती है लाइन में। तो वहां आपको सब जैसे बर्तन वगैरह, ये सारी चीजें सब यही जैसा मार्केट दिख रहा है आपको। आपके जो डेली रूटीन में लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं, तो वही मार्केट है इन चीजों का। एक दिन लगता है, तो उनमें अवसर भी होता है कि मोल तोल करके भाव कम करवा सकें। साथ ही इन्हें अपनी दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क, कर्मचारी की तनख्वाह आदि का खर्च भी नहीं करना पड़ता। लोग अक्सर इन बाजारों में जाना पसंद करते हैं। तो लोग भी इसलिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि सामान जो है उनको कम रेट पर, क्योंकि खूब सारे अब एक एक जैसी चीजें हैं, वो कहेगा मैं इसमें कम दे दूंगा और वो कहेगा मैं कम दे दूंगा, तो लोग खूब खरीदते हैं। और उनके भी सही होता है, जो बेचने वाले आते हैं, कि उनका सामान एक ही दिन में खूब निकलता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, यह शॉपिंग मॉल है। बड़े शहरों में कुछ इस प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक ही छत के नीचे अनेक वस्तुओं की अनेक दुकानें होती है। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी। वातानुकूलित माना है कि एसी लगे होते हैं उनमें, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तु मिलती है। इन्हें शॉपिंग मॉल कहा जाता है। यानी एक ही छत के नीचे सजे धजे जो है कई दुकानें आपको मिलती है, उसको शॉपिंग मॉल होता है वो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल। विशेष बाजार, शहर के कई स्थानों पर एक वस्तु विशेष के लिए विशेष बाजार भी होते हैं, जैसे कपड़ा बाजार, लोहा बाजार, अनाज बाजार। तो इन बाजार में एक ही प्रकार की वस्तु की कई दुकानें होती है। अब जैसे मैं जयपुर की बात करूं, जौहरी बाजार, और ये ना केवल जयपुर, ना केवल राजस्थान, ना केवल भारत, बल्कि वर्ल्ड, विश्व स्तर पे फेमस है जौहरी बाजार जयपुर का। तो वहां जौहरी जौहरी जो है, ये सोने चांदी जो भी आभूषण का काम होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। हस्तकलाओं में भी आप पढ़ते हैं ये, राजस्थान की जो हस्तकलाएं आती है कि जौहरी बाजार जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो जयपुर का प्रसिद्ध है। तो वहां जौहरी जौहरी हैं, सभी वही दुकानें हैं। तो इस तरह से कई दुकानें फिक्स है कि हाँ उस टाइम एक जगह पे, एक स्थान पे, जैसे खूब एक बड़ा बाजार है और उस बाजार का एक नाम होगा, तो उसी की जो शॉप होगी सारी, उसी की दुकानें हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मोहल्ले के दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? थोक व्यापारी व फुटकर व्यापारी। वस्तुओं और सामानों का उत्पादन खेतों, घरेलू उद्योगों और कारखानों में होता है, लेकिन हम ये सामान इन उत्पादकों से सामान्यतः सीधे सीधे नहीं खरीदते। ये लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तुओं के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, इन्हें व्यापारी कहते हैं। और व्यापारी दो प्रकार के होते हैं।
वे आप जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले वाली दुकान है। अब इस दुकान से आप जो सामान लाते हो, तो ये दुकानदार खुद कहां से लाता है, किससे लेकर के आता है? तो ये जो होते हैं, ये किस में आएगा? व्यापारियों में, जो बीच में जिनसे ये सामान लिया जाता है। ये व्यापारी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा और संख्या में सामान खरीद लाते हैं, फिर इन्हें वे छोटे छोटे व्यापारियों को बेच देते हैं, ये थोक व्यापारी कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई दुकान वाला है। अब आपने कई बार देखा होगा कि जैसे आटा की कोई एक वो है, वैन है, जिसमें आटा ही आटा है। आटे के क्या रखे हुए हैं? कट्टे रखे हुए हैं। वो आएगी उस दुकान वाले के पास, और आप कई बार आपने देखा होगा जब आप उस दुकान वाले से सामान ले रहे हैं, तो वो अचानक आटे की एक वैन आएगी और वो उसको पूछेगा कितना है यार, वो कहेगा भाई साहब 10 कट्टे रख दो। वो यहां रख देगा इस दुकान में। तो आपकी जी में आती होगी मैं सीधा ही इससे खरीद लूं। भाई आपकी आती तो होगी, क्योंकि वो, अब जैसे दुकानदार जो है उसने मान लीजिए 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आटा उसके बैठता है, जो सीधा उसने यहां से सामान खरीदा, जो भी उनका जैसे बना हुआ है जहां से वो सारा सामान आता है। और आपको जो बेचेगा वो बेचेगा 40 रुपए प्रति किलो में, तो उसने 10 रुपए का मुनाफा रखा। ये चीज है। तो जैसे चीनी है या कोई भी चीज है वो बाहर से ये इसी प्रकार से लाता है। वो होते हैं बड़े व्यापारी, जो ये आटा वगैरह ये हर चीजें सप्लाई करते हैं इनकी दुकानों तक। ये छोटे व्यापारी हैं, ये फिर आप तक उपलब्ध करवाते हैं। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी 10-12 किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 300-400 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। वह इन्हें गली मोहल्ले के छोटे सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी ही होते हैं। अब आपके मान लीजिए वो दुकानदार जैसे कई जो सब्जी का क्या लगाते हैं, ठेला, और वो आपको गली में है साहब, तो आपने देखा होगा कि उसके पास 15 के किलो के आसपास भिंडी होगी, अंदाजन 10-15 किलो भिंडी होगी, 10-15 किलो जो है दूसरी सब्जियां वगैरह है। आलू होंगे, आलू थोड़े ज्यादा होंगे, प्याज ज्यादा होंगे, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदते हैं, ये ज्यादा खाते हैं। और आलू हर चीज में बन जाता है तो वो ज्यादा लेते हैं। वो प्याज हर सब्जी में चाहिए आपको, तो प्याज ज्यादा बिकता है। तो ऐसे करके कुछ फ्रूट वगैरह रखेगा, जैसे 5-6 किलो संतरे रख लिए, 2-4 किलो सेब रख लिए। तो ये थोड़ा थोड़ा सामान सारे लाते कहां से है? ये जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो ये 300-400 किलो तक खरीदते हैं, इन लोगों से ये अपना थोड़ा थोड़ा सामान खरीदते हैं और आपको यहां पर सेल करते हैं इस प्रकार से। वह व्यापारी जो अनंत वस्तुएं हम उपभोक्ताओं को बेचता है वह खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यही वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। तो जो फाइनली जो हमें जो बेचता है वो कौन है? खुदरा या फुटकर व्यापारी। अब आता है बैंकिंग प्रणाली। वर्तमान युग में बैंकिंग प्रणाली हमारे लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी है। सामान्यतः हमारे निकट में किसी बैंक की शाखा अथवा पोस्ट ऑफिस होता है। बैंकों का मुख्य कार्य व्यक्तियों व संस्थाओं से नगद जमाएं स्वीकार करना और जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराना है। कोई भी व्यक्ति बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना खाता खुलवा सकता है। व्यापारी और अन्य संस्थाएं भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। खाते विभिन्न प्रकार के होते हैं। सेविंग अकाउंट होता है, आप में से जो ज्यादातर हैं उनका सेविंग अकाउंट ही होगा, बचत खाता। चालू खाता होता है, इसमें लगातार पैसा आता है, लगातार निकलता है। स्थायी जमा खाता, अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रकार का खाता खुलवाया जा सकता है। तो अभी जैसे सरकार ने ये जो लॉकडाउन के कारण दिक्कत हुई लोगों के पास कि उनके रोजगार के साधन समाप्त हो गए, सब कुछ रुक गया, तो सरकार ने कुछ पैसे सबके लोगों के जमा करवाए थे। तो सरकार ने सीधा इन लोगों के अकाउंट में जमा करवा दिए। मोदी जी ने, आप पता है, सबके जो हैं खाते खुलवा दिए थे। तो सरकार के द्वारा, यहाँ की जो सरकार है उनके द्वारा भी, या केंद्र सरकार के द्वारा उसमें कुछ रुपए जमा करवाए गए, 1000, 1500, 2000 ऐसे करके। और लोग सीधे बैंक, अपने बैंक गए और वहां जाकर के वो पैसे लेके आ गए। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं। और देखिए, हर व्यक्ति को अपना एक सेविंग रखना चाहिए।
क्योंकि ये एक सनातन सत्य है। अब आपको कुछ एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। जब भी लाइफ में कोई आफत आएगी, आपके खुद का ही पैसा आएगा, इसके अलावा कोई काम नहीं आएगा। ये बहुत जबरदस्त सत्य है। इसको स्वीकार जितना जल्दी लाइफ में इंसान, क्योंकि 21-22 साल का युवा होता है, वो क्या है, थोड़ा भावनात्मक ज्यादा होता है, आदर्शवादी ज्यादा होता है। वो इन चीजों को शुरू में नहीं नहीं, वो मेरे हैं, वो मेरे। फिर जब उसको धीरे धीरे दुनिया का सामना होता है तो उसको अक्ल आने लगती है। तीसरा नेत्र उसका खुलने लगता है कि भाई साहब, दुनिया यही नहीं है, इन दो आंखों से दिखता है, ये तो फरेबी दुनिया है। तीसरा नेत्र खुलता है, वो उसको वास्तविकता का ज्ञान कराता है कि दुनिया केवल एक छल है और इसके अलावा कुछ नहीं। जब भी आप पे संकट आएगा, आपकी खुद की मेहनत, आपकी खुद की काबिलियत, आपका खुद का पैसा, आपकी खुद की योग्यता, आपकी खुद की कोई स्किल, वो ही आपके लाइफ में काम आएगी। इसके अलावा कोई भी आपके जीवन में काम नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। आपको थोड़ा थोड़ा बचत खाता, सेविंग अकाउंट, अब जैसे एक पीपीएफ अकाउंट और होता है। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, पहले मुझे भी नहीं थी, वो टाइम तो मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीजों पे। ये पीपीएफ अकाउंट होता है, आप किसी भी बैंक में अपना खुलवा सकते हैं। इसमें एक सिस्टम, और ये सरकार की ओर से होता है। चाहे एसबीआई बैंक में जाइए, चाहे आप किसी भी जो बैंक है, किसी में भी जा सकते हैं, किसी में भी खुलवा सकते हैं ये। इसमें साल के मिनिमम शायद 1,000 रुपए हैं जमा कराने के लिए, और अधिकतम आप साल के 1.5 लाख जमा करवा सकते हैं। पर मंथ भी करा सकते हैं, 3 महीने से भी करा सकते हैं। मतलब साल के मिनिमम 1,000 और अधिकतम 1.5 लाख तक, 1 साल तक, ये इसमें है। तो इसमें जो ब्याज मिलता है वो शायद 7 से 8% है, ऐसा कोई सिस्टम है। जबकि नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो होता है उसमें 2 से 2.5%, 3% इसके बीच में ही होता है। लेकिन ये आपको पैसे हाथों हाथ कभी नहीं मिलते। ये 15 साल का एक टाइम पीरियड होता है, तो आपको हर साल इसमें मिनिमम तो 1,000 रुपए जमा करवाने ही पड़ते हैं। तो सेविंग के हिसाब से ये एक अच्छा है। एक 20-21 साल का युवा भी अगर अपना इस तरह से खुलवा ले और थोड़े थोड़े पैसे करता रहे, 1,000-1,200 तो कोई साल के इतने मुश्किल नहीं है कि उसमें वो नहीं करवा पाए। तो थोड़ा थोड़ा इसमें कराता रहे तो उसका एक अच्छी सेविंग जो है वो होती रहेगी। तो 15 साल बाद में जब उसको कभी भी बीच में भी कोई मजबूरी हो, तो वो एक अलग सिस्टम है, निकाल सकते हैं। लेकिन वैसे नहीं है कि आप जैसे एटीएम का यूज करके निकालते हैं, वैसे नहीं है। तो 15 साल बाद में आप निकाल सकते हैं, एक आपको अच्छी खासी रकम मिलेगी इसमें। तो ये सब सरकार की ओर से बनाई हुई चीजें हैं, विश्वसनीय चीजें हैं गवर्नमेंट की। तो आदमी को अपना इंतजाम कुछ करके रखना चाहिए। सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं। बैंकिंग प्रणाली ने धन के लेन देन को आसान और सुरक्षित बना दिया है। कितनी भी बड़ी राशि का भुगतान या स्थानांतरण चेक, बैंक ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके आसानी से और शीघ्रता से किया जा सकता है। हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये एटीएम की फुल फॉर्म भी पूछता है कई बार, क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन के द्वारा अपने खाते से धन सरलता से निकाल सकते हैं। हम अपनी बचत का धन अपने खाते में जमा करवा सकते हैं, यहां हमारा धन सुरक्षित रहता है। तो बैंक के अंदर आपका जो अमाउंट, अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, कई बार आप देखते हैं, ये कौन सी होती है, कई बार ये स्कीम वगैरह आती है, कई बार तो देखता हूं ये न्यूज़पेपर में, जब पुलिस उनको जो है उनको किसी को पकड़ती है तब ये चीजें सामने आती है कि 2 साल में धन दुगना कीजिए, 4 साल में दुगना कीजिए। तो ऐसों के चक्कर में कई बार क्या है, लोग फंस जाते हैं और उनका काम होता है, पूरी उनकी क्या होती है, गैंग होती है, और फिर बाद में रोते हैं, लोग कह रहे हैं हमारे पैसे, क्योंकि वो अपने जीवन भर की कमाई लगा देते हैं उसमें। तो इस चीज में सरकार पर ही विश्वास रखना चाहिए। सरकारी संस्थाएं हैं, उन पर ही विश्वास रखें, वो ज्यादा बेटर है इन चीजों में। क्योंकि सरकार ही एक ऐसी चीज है, चाहे लोग कितना ही चाहे सरकार को गालियां दे ले, लेकिन जब विश्वास की बात आती है इन चीजों में, तो सरकार ही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। सरकारी चीज ही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है। आज एसबीआई बैंक है तो इस पर एक जिम्मेदारी है, विश्वसनीय है कि साहब चलो ठीक है। कई बार शिकायतें भी आती है कि जो बैंक कर्मी है उनका व्यवहार सही नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट का है ये, तो ये खुद तो अपने आप में एक विश्वसनीय चीज है। लोग तो हर तरह के होते ही हैं, कई नहीं व्यवहार करते अच्छा। यहाँ हमारा धन सुरक्षित रहता है, साथ ही उस पर ब्याज भी मिलता है। हमारी इस प्रकार की छोटी छोटी बचतें बैंक में इकट्ठा होकर विशाल धनराशि बन जाती है। अब ये विशाल धनराशि है तो ऐसे मत समझ लेना क्या बन जाएंगे, करोड़ों बन जाएंगे।
छोटे छोटे हैं तो कुछ तो बन जाएगा, लाखों में तो बन ही जाएंगे, हजारों में जमा कराएंगे तो। मैंने जो आपको पीपीएफ वाला बताया था, इसके बारे में विद्यार्थी जीवन में सोचना चाहिए। मैंने कभी इस चीज के बारे में, मुझे ध्यान भी नहीं था, ना मैंने कभी सोचा, लेकिन जब मुझे पता पड़ा तो मुझे लगता है कि जब 20-21 साल का युवा होता है तो उसको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। थोड़े थोड़े साल के करते रहो, हजार मिनिमम 1000 रुपए हैं, कोई ज्यादा तो नहीं है, 1 साल के 1000 रुपए मिनिमम। बाकी श्रद्धा है, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं करवा सकते साल के। ऐसे तो फिर सारे ही बैठे लोग लाखों लाखों करवा के इसमें ले जाएंगे, तो इसलिए लिमिटेशन है इसकी। इस राशि को बैंक अपना रोजगार स्थापित करने के इच्छुक लोगों के साथ ही उद्योगों और व्यावसायिक संस्थाओं को उधार देता है। इस धन का उपयोग कई विकास कार्यों में किया जाता है। इस प्रकार बैंक रोजगार और उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण देकर विकास कार्यों में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप जो ये पैसा वगैरह जमा करवाते हैं सरकार में, ये अकाउंट में, तो आपको ब्याज मिलता है। कुछ चीजें होती है उनमें और अच्छा ब्याज मिलता है। तो ये ब्याज देती कहां से ये सरकार, ये बैंक वगैरह करते क्या है, ये पैसे बड़े बड़े लोगों को जो ऋण वगैरह लेते हैं उनको देते हैं। और भी जैसे लोग वगैरह कोई भी ऋण लेगा, लोन लेते हैं, होम लोन होता है, गाड़ी का लोन होता है, दुनिया भर के लोन होते हैं, तो उनसे और ब्याज मिलता है अच्छी खासी रकम में, तो वो फिर आपको ब्याज देते हैं। एक तरफ जहां सूचना प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग सेवाओं को सर्वसुलभ किया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस तकनीकी का दुरुपयोग करके बैंक खाता धारकों को ठग लेते हैं। अतः इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम मशीन का उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति के उपस्थिति में नहीं करें। अपने पासवर्ड पिन नंबर किसी भी व्यक्ति को नहीं बताएं। ये देखिए, ये आजकल फ्रॉडबाजी बहुत होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब भी करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने बैंक में दे रखा होगा, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड। वो वन टाइम पासवर्ड जब आप उसमें आगे जो प्रोसेस हो रहा है ट्रांजैक्शन उसमें भरेंगे, तब आपका फाइनल पेमेंट कटेगा। कभी आपको कॉल करके कोई भी पूछे, अचानक जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कॉल किया और पूछे कि भाई साहब हम फलाना फलाना बैंक से बोल रहे हैं, या जैसे कई बार लोग फ्रॉडबाजी करने के लिए क्या करते हैं, कोई ये पूरी इनकी गैंग होती है, लड़कियों का इस्तेमाल भी करते हैं। अब वो फोन करके आपको कहेगी, हेलो सर, हेलो हेलो, थोड़ा सा बोलेगी, रिटिंगर है वो उसमें, बस ठीक है, उनका दिमाग इतना ही है वह। वो मुस्कुरा के 2 मिनट क्या थोड़ी सी बोल ही रहे, हाँ मैडम जी बताओ, हाँ मैडम जी बताओ। वो भाई साहब मैडम जी बोल के आपका वो पूरा बैंक जो है वो लूट लेगी, खाली कर देगी वो। तो आपसे कोई भी कभी भी ओटीपी नंबर पूछे कि सर आपके अभी फोन पे एक ओटीपी आया होगा, हम यहां से बोल रहे हैं, प्लीज सर आप बताएंगे, तो अगला चाहे सर पीट पीट के मर जाए, किसी को ओटीपी मत बता देना। क्योंकि वो जैसे ऑनलाइन चला रखा है उसने अपना, अगर मान लीजिए कोई फ्रॉडबाजी की कोशिश कर रहा है, उसके आपके पास बैंक अकाउंट नंबर वगैरह ये मिल गए और वो इस तरह से भर के कोई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास ओटीपी आएगा वो। तो इसलिए ये एक, कोई आपसे फोन करके कभी भी पूछता है, आपके अकाउंट नंबर की जानकारी पूछता है, सर आप हमें अपनी देंगे डिटेल, सर हमें इस बोल रहे हैं, हमें आपकी बैंक डिटेल चाहिए, बड़े मीठे मीठे बोलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना आप, कभी भी किसी को अपना अकाउंट नंबर मत बताना। कोई भी बैंक कभी भी किसी से अकाउंट नंबर कभी नहीं पूछता, बैंक के पास है, उसको क्या जरूरत है पूछने की। कभी भी कोई भी बैंक से या कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति आपका ओटीपी नहीं पूछेगा आपसे कभी। इसलिए कभी भी किसी को ओटीपी मत बताना, किसी का अकाउंट नंबर वगैरह है अपना, कभी किसी को जानकारी शेयर मत करना, और पासवर्ड या एटीएम के पिन नंबर ये तो भूल के ही मत करना। और एटीएम से भी मैंने देखा है, जैसे कुछ लोग पैसे निकालते हैं तो वो ये ध्यान नहीं देते कि उनके पीछे कोई खड़ा है क्या, क्योंकि फ्रॉडबाजी होती है, पीछे कई बार कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जिसका काम ही ये है फ्रॉडबाजी करना, तो वो क्या है, पासवर्ड देखता रहता है कि आपने पासवर्ड क्या भरा है। तो आप ये ध्यान रखा करो, ध्यान रख के हो थोड़ा सा और हो जाओ आगे, ताकि अगले को पासवर्ड दिखे नहीं, और पीछे दिख भी रहा पास में कोई है तो उसको भाई साहब प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में शर्म शंका मत करना। लूटोगे तो आप लूटोगे, रोओगे तो आप रोओगे, तो क्यों रोना, पहले ही अगले को कर दो, भाई साहब प्लीज आप थोड़ा पीछे हो जाओ, ये रिक्वेस्ट है आपसे, इतने में अगला हो जाएगा। समझदार आदमी होगा वो पास आएगा ही नहीं, मूर्ख जो होगा उसको बोलने में कोई हर्ज नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि आपकी मेहनत की पूंजी है, कोई आपने आसमान से तो आए नहीं है पैसे। तो
इन चीजों का ध्यान रखना। आजकल ये बहुत बड़े स्तर पे जो फ्रॉडबाजी वगैरह होती है ये होता है। अब ये देखिए शब्दावली है। परंपरागत क्या होता है? परंपरा से चले आ रहे रीति रिवाज या सिद्धांत। लघु उद्योग क्या है? छोटा उद्योग जिसमें लगभग 20 आदमी तक लगे हों। कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलता है। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 6 से 10th वाली जो जैसे हमने ज्योग्राफी वाली पढ़ी उसमें सब आप समझे हैं। लघु उद्योग क्या होता है, कुटीर उद्योग क्या होता है। तो बच्चे क्या होते हैं, कई बार लघु और कुटीर में कंफ्यूज हो जाते हैं। लघु से वो समझते हैं सबसे छोटा, और उससे बड़ा कुटीर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुटीर सबसे छोटे वाला है जिसमें परिवार के मेंबर वगैरह मिलके ही काम करते हैं, परिवार के सदस्यों के सहयोग से, वो होता है कुटीर। उससे थोड़ा बड़ा जिसमें लगभग 20 तक आदमी लगे हो वो लघु उद्योग होता है। थोक व्यापारी क्या होते हैं? बड़ी मात्रा में माल खरीदने बेचने वाला व्यापारी। फुटकर या खुदरा, थोड़ी मात्रा में माल खरीदने बेचने वाला व्यापारी। और व्यवसायी क्या होता है? व्यवसाय से संबंधित। अभ्यास प्रश्न। जो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों को बेचते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? थोक व्यापारी कहलाते हैं, हाट व्यापारी कहलाते हैं, खुदरा है कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका? पहला हो जाएगा थोक व्यापारी। बड़ी मात्रा में खरीद कर छोटे व्यापारियों को, और छोटे व्यापारी क्या कहलाएंगे? खुदरा व्यापारी, जो आपको सामान बेचते हैं। हम अपना बचत खाता कहां खुलवा सकते हैं? बैंक, पोस्ट ऑफिस, दोनों और कोई नहीं? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? बैंक होगा, बैंक में। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साप्ताहिक बाजारों को हम क्या कहते हैं? हम किस मशीन का प्रयोग करके अपने खाते से धन सरलता से निकाल सकते हैं? और सभी बैंक किसके निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको देना है, बहुत ही सिंपल है। साप्ताहिक बाजारों को क्या कहते हैं? किस मशीन का पूरा करते हैं, वो प्रयोग करते हैं? अभी मैंने पूरा नाम भी बताया था कि इसकी फुल फॉर्म ये है, ध्यान रखना। और किसके निर्देशन में कार्य करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। बाकी वस्तु विनिमय क्या होते हैं, मुद्रा विनिमय क्या होती है, ये सब चीजें आप देखा है आपने। तो ये इतनी चीजें हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, और कुछ बेसिक चीजें समझने के हिसाब से ये चीजें बहुत जरूरी है। और मैं तो कहता हूं कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं वो इन किताबों में शामिल करना भी चाहिए। नहीं तो फिर सिर्फ एक किताबी ज्ञान ही रहता है, और जो जिंदगी में वास्तव में जो ज्ञान व्यक्ति खुद धक्के खा करके सीखता है वो चीजें वो खुद सीखता है। तो उतना समय क्यों लाइफ में बर्बाद किया जाए? तो जितनी प्रैक्टिकल चीजें होती है वो इन किताबों में शामिल ज्यादा से ज्यादा सिलेबस में होनी चाहिए, ताकि हमारे वो चीजें काम आए। तो आज का ये चैप्टर भी है, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये देखने में भले ही किसी को महत्वपूर्ण ना लगे, लेकिन ये चैप्टर मेरी नजर में एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है। ऐसे चैप्टर खूब होने चाहिए, क्योंकि काम तो इन्हीं चीजों से निकलना है जो इस चैप्टर में है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।